हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग लेके आए हैं आज नया चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे उष्मा विकिरण। देखिए, उष्मा विकिरण में हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आज तक आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरी प्रयास यही है कि आपको टाइप वाइज और टॉपिक वाइज टोटल के टोटल आपको फिजिक्स में कंप्लीट करवाऊँ। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि उष्मा विकिरणों की गति होती है। ऑप्शन ए ध्वनि के बराबर, बी प्रकाश के बराबर, सी प्रसृत तरंगों के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि उष्मा विकिरणों की गति किसके बराबर होती है जी? तो उष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, बी ताप संरक्षण, सी कार्य संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि उष्मा उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वो करता है उष्मा संरक्षण का, यानी ऊर्जा संरक्षण का। कैसे करता है? ऊर्जा संरक्षण का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि थर्मस में दो गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात उष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? ऑप्शन ए संवहन, बी विकिरण, सी संचालन संवहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि थर्मस में दो गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात उष्मीय संचरण को संवहन विधि से रोकता है। सॉरी संचालन संवहन विधि से रोकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संचालन संवहन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मारोधी नहीं है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी हवा, सी कांच, डी पत्थर। तो इसमें कौन उष्मारोधी नहीं है? तो उष्मारोधी कौन नहीं है जी? इसमें एल्युमिनियम उष्मारोधी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिए कि एल्युमिनियम जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, जबकि हवा, कांच, पत्थर उष्मा का चालन सरलता से नहीं या बहुत कम मात्रा में करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? कुचालक कहते हैं। ठीक है, यानी हवा, पत्थर और कांच को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग उष्मा का कुचालक कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी लेह, सी पुणे, डी कोलकाता। तो दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक प्राप्त जो होगी वो कहाँ होगी? कन्याकुमारी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। याद रखिए क्योंकि ये दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कन्याकुमारी में प्राप्त होगी क्योंकि सूर्य मकर रेखा के पास होता है, यानी क्या होता है? सूर्य मकर रेखा के पास होता है, इसलिए दिसंबर माह में कन्याकुमारी में वहाँ पे सबसे अधिक प्राप्त होगी, सूर्य की रोशनी वहीं पे सबसे अधिक प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सूर्य की असीम ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी पेट्रोल गैस, डी रासायनिक अभिक्रिया। तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिए कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, ठीक है, होता है जहां पर हल्के तत्वों के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगी? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगी? तो गर्म होगी क्या चीज? तांबा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा किसमें? तांबा होगा, उसके बाद
एल्युमिनियम होगा, उसके बाद लोहा, उसके बाद मैग्नीज, यानी सबसे ज़्यादा क्या होगा, तांबा होगा। अब हम देखते हैं, देखिए चांदी, जबकि देखिए चांदी क्या है कि चांदी ऊष्मा की सबसे बेहतर सुचालक होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, चांदी के बाद किसी दूसरे तत्व का जो आता है वो कौन है, वो है तांबा। कौन है, तांबा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि तापयुग्म का आधार सिद्धांत है। ऑप्शन ए सीबेक प्रभाव, बी थॉमसन प्रभाव, सी पेल्टियर प्रभाव, डी जूल प्रभाव। तो तापयुग्म का आधार सिद्धांत है वो है सीबेक प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है, यानी ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं, यही बात बतानी है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखा जाए तो कह रहा है कि ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसकी विनाश भी संभव है। बी में कहता है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न उसका विनाश की जा और न उसका विनाश हो सकता है। डी में कहता है ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न उसका विनाश हो सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है जी, तो ऊर्जा जो संरक्षण से तात्पर्य है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न उसका विनाश हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऊर्जा संरक्षण के क्या तात्पर्य है कि ऊर्जा उत्पन्न, ऑप्शन नंबर आपको हो गया डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या है, तो ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न उसका विनाश हो सकता है, ठीक है। यानी इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं नेट ऊर्जा संरक्षित होती है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तन किया जाता है जिसका हम अलग अलग रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऊर्जा संचरण से तात्पर्य है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न उसका विनाश किया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी संघनन, सी हिमीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए में कहता है कि द्रव का तापमान, बी में कहता है कि द्रव का तल क्षेत्र, सी में कहता है द्रव का द्रव्यमान, डी में कहता है वायु दाब। तो वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वो निर्भर नहीं करती है द्रव का द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। ऑप्शन ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी पराबैंगनी किरणें। तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है वो कौन है, तो गामा किरणें है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। और अब ऑप्शन ए परम शून्य, बी मानक तापमान, सी शून्य बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि परम ताप का वह शुरुआत बिंदु है वो कौन है, परम शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, देखिए बीच बीच में क्या है न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यूरेनियम, बी रेडियम, सी भारी जल, डी ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम, तो नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, तो वो किसका होता है जी, वो होता है यूरेनियम का। किसका होता है, यूरेनियम का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, भारी जल जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि नाभिकीय क्रियाओं में किसको किया जाता है? यूरेनियम में। नाभिकीय रिएक्टर में किसे किया जाता है? तो भारी जल का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अस्थायी रूप से, बी अस्थायी रूप से, सी अर्ध अस्थायी रूप से, डी इनमें से कोई नहीं। तो धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो वो होता है अस्थायी रूप से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि धातु की एक वृत्ताकार वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है। चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी यथावत रहेगा, डी धातु पर निर्भर करेगा। तो याद रखिएगा कि धातु के एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है। चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? छिद्र का आकार घटता है, यानी घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी तापयुग्म। तो निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा जी? तो तापयुग्म के द्वारा। किसके? तापयुग्म के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि वायु को वाष्प में परिवर्तित करके वाष्प द्वारा टरबाइन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। किससे? टरबाइन से, यानी ताप के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा 1। देखिए ग्रुप डी में 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और बेहतरीन तरीका से, चूंकि एक चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो हम लोग वो टोटल क्वेश्चन देखेंगे उस चैप्टर में जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आज तक पूछे जा चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यानी कौन सा तत्व जो है वो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नियोन। तो किसको पाते हैं जी? तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य गैस का गोला है जिसमें लगभग 74% याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो होता है क्या है? 74% होता है। ठीक है, 74% होता है। हीलियम की बात किया जाए तो हीलियम कितना होता है? 24%। कितना? 24% हीलियम होता है। और अन्य की बात किया जाए तो अन्य 2% होता है। याद रखिएगा, अन्य कितना होता है? 2% होता है। तो हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है 2017 में। देखिए करा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी परिक्षेपण, डी अपवर्तन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? तो प्रकीर्णन से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिए कि जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है जी? तो कोलाइडी कोनों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि कोलाइडी कोनों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद रखिए किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? दृश्यमान, ऑप्शन ए आइजक न्यूटन, बी न्यूलेक लेमो मार्कोनी,
सी हेनरी बेकुलर, डी विल्कम रंटजेन। तो याद रखिएगा कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो दृश्यमान विकिरण की खोज जो की थी वो की थी आइजक न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर में वो सभी क्वेश्चन देखे जो बहुत बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन मतलब जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम लोग इस चैप्टर में वो टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। मेरी प्रयास यही है कि चैप्टर वाइज आपको टोटल फिजिक्स मैं करवा दूं। और एक बात और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम लोग को फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि जिन स्टूडेंट को बायोलॉजी कंप्लीट नहीं हुआ है वो टोटल MCQ सीरीज के माध्यम से आपको करवाया जा चुका है और वही क्वेश्चन करवाया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी अभी तक जो भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज क्या किया गया, प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसको रिवीजन करें, वो भी बेहतरीन से बेहतरीन आपको बायोलॉजी की तैयारी हो जाए जिससे आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो उसको एक बार जरूर देखें और वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, अब देखिए मेरी प्रयास यही है कि आपकी मेरी वीडियो की कंटेंट बहुत अच्छी रहे जिससे आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। यदि मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।